हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत सभी का अधिगम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। और मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नई वीडियो के साथ, जहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ के कॉन्सेप्ट क्लासेस। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमने काफ़ी सारे जो बिजनेस फॉर्म्स हैं वो हमने पढ़े। हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा, हमने को पार्टनरशिप कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ा, हमने पार्टनरशिप पढ़ा, हमने उनके टाइप्स जाने, है ना। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हम लोगों ने पढ़ा। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो जॉइंट स्टॉक कंपनी है। जॉइंट स्टॉक कंपनी का एक पूरा फुल फ्लैग टॉपिक आपका जो है यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है। एक एडिशनली क्योंकि ये चल रहा है तो वहाँ से कुछ बेसिक चीज़ें और भी हैं जो अपनी जानकारी में होनी चाहिए, तो वो भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दी हैं। क्या है जॉइंट स्टॉक कंपनी, कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है, कैसे कोई कंपनी मल्टी मिलियनर बन जाती है, कौन कौन से लोग होते हैं, कितनी तरह की होती है, धीरे धीरे इसके बारे में हम जानेंगे। कंपनी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपको कंपनी से रिलेटेड काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसके बारे में अगर आपको डेप्थ में नॉलेज होगी, यहाँ पर बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी होते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन अभी जो रिसेंट में पूछा जा रहा है वो कंपनीज एक्ट 2013 पूछा जा रहा है। कई कंपनीज 2013 से बननी शुरू हुई थी, पहले से कंपनीज बन रही हैं। क्योंकि हमारी जानकारी में आता है, अगर हम टाटा देखें, रिलायंस देखें, इन्फोसिस देखें, और भी बहुत सारी हैं, है ना, आदित्य बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, तो ये तो पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका मतलब पहले भी कोई कंपनीज एक्ट रहा होगा। 1956 हमने पढ़ा है पहले, बल्कि हम लोगों ने तो स्कूल्स में 1956 ही पढ़ा था। 2013 तो अब आया है ना, तब तक तो हमारा 12th भी कंप्लीट ही हो गया था, है ना। तो क्या क्या चीज़ें हैं आज हम वो जानने वाले हैं। एक तो ये बात। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारा जो सिलेबस है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है ना। और आपकी जो तैयारियाँ हैं वो भी अच्छी चल रही हैं, है ना। और आप तैयारी कर ही रहे होंगे। जैसा मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि आने वाले समय में आपको बहुत अच्छी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी काफ़ी सारे फील्ड्स में। तो अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करके रखिए, ताकि ऑन दैट टाइम जब आपकी वैकेंसीज आउट हो तो आपको फिर पूरा प्रिपरेशन करने के लिए टाइम नहीं मिलने वाला, है ना। जैसे मान के चलिए DSSB ने वैकेंसी निकाली, तो आप ये मान करके चलिए कि लगभग 3 महीने के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम्स, रिजल्ट सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, एग्ज़ाम भी हो जाएगा, सारी चीज़ हो जाएंगी। आप ये मान करके चलिए। अब उस बीच आप अपनी कितनी ही प्रिपरेशन कर पाएंगे कॉन्सेप्चुअली, वो आप जान लीजिए। बाकी कोर्स कराने के लिए तो 1 महीने के लिए ही होता है लगभग। सुबह से शाम तक लेक्चर्स लिए, ख़त्म कहानी। बट उनसे चीज़ों से फ़ायदा नहीं होता। देखिए, जो चीज़ें धीरे धीरे करके आती हैं वो लॉन्ग टर्म बेसिस पर होती हैं। जैसे फाइनेंस या बिजनेस में हम लोग पढ़ते भी हैं कि जो व्यक्ति एकदम से पैसा कमा लेता है वो उसको उतने लंबे समय तक होल्ड नहीं कर पाता, लेकिन जो व्यक्ति थोड़ा थोड़ा करके पैसा कमाता है, उसको सेव करता रहता है, वो लॉन्ग टर्म प्लेयर बन जाता है बिजनेस के अंदर। यही कहानी हम लोगों की भी है, स्टूडेंट्स लाइफ की भी है। थोड़ा थोड़ा कंज्यूम कीजिए, थोड़ा थोड़ा सेव कीजिए अपना, ताकि आप लॉन्ग टर्म प्लेयर बन सकें, है ना। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट जॉब लेना हमारा मेन पर्पस है ना। और उसके लिए अपने आप को उस लेवल पर तैयार रखना कि भाई अगर एक भी सीट आती है तो वो निश्चित रूप से हमारी ही हो, ऐसा मान करके हम प्रिपरेशन कर लें, तो आसानी से आप अपनी स्ट्रेटेजी बना पाएंगे, आप उस मॉड्यूल में उतर पाएंगे, और आप अपने अकॉर्डिंगली, जिसको कहते हैं ना कंफर्टली, आप सारी चीज़ें अरेंज और मैनेज कर लेंगे, है ना। तो मेरा ऐसा मानना है। बाकी तो सभी प्रिपरेशन कर रहे हैं या टीचर्स भी हैं कहीं ना कहीं, बाकी आप सभी जानते ही होंगे बेहतर तरीके से, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की। ठीक है, तबीयत थोड़ी सी नासाज है तो आवाज़ आज हल्की ही रहेगी, है ना, इसलिए आज ज़्यादा दिक्कत है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में जान लेते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी होती क्या है? तो पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए, आर्टिफिशियल पर्सन होता है।
आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है कृत्रिम व्यक्ति। अब सर ये कृत्रिम व्यक्ति कौन होता है? व्यक्ति तो हम हैं, तो कृत्रिम कौन हुआ? कृत्रिम का मतलब होता है जिसके पास लीगल एंटिटी होती है। लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है? जिसको कानून के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? कानून के द्वारा। परपेचुअल सक्सेशन होता है। सर इतने हैवी वर्ड्स मत ले दीजिए, हमें नहीं समझ आते। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है शाश्वत उत्तराधिकार। इसका मतलब जो मेंबर ऑफ कंपनीज हैं उनके होने ना होने, उनके बीमार होने, उनके मर जाने, उनके रिटायर हो जाने, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी परपेचुअली जो निरंतर रूप से चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। क्लियर है ये वाली बात? इसके बाद एक होता है इसमें कॉमन सील। सर अब ये क्या है? कॉमन सील का मतलब होता है एक मोहर। मोहर का मतलब क्या है? अब आप समझिए इस बात को। भाई ड्राइंग मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ, है ना। अधिगम मंत्रा, क्या अधिगम मंत्रा का कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस है? नहीं। सपोज कीजिए आपने अधिगम मंत्रा पर रजिस्टर्ड किया अपने आप को, हालांकि अभी तो हम कोई कोर्स वोर्स नहीं है, बट ऐसी मान करके चल लीजिए। एएम पर आपने अपने आप को रजिस्टर्ड किया, आपको एक लेटर मिला जिस लेटर में आपके सारी डिटेल्स थी, जो आपने अधिगम मंत्रा से खरीदा है, जो भी चीज़ें, वहाँ पर मेरे साइन है और साथ साथ में यहाँ पर अधिगम मंत्रा की एक स्टाम्प है। ये तो जब तक ये ठप्पा, इस स्टाम्प का ठप्पा इस डॉक्यूमेंट पर नहीं लगेगा, तब तक ये डॉक्यूमेंट वैलिडेट नहीं होगा। वैलिडेट मतलब माननीय नहीं होगा, स्वीकार्य नहीं होगा। क्लियर है? तो क्योंकि कंपनी क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, उसका केवल और केवल जो अस्तित्व होता है वो कानून के रूपों में होता है। इसलिए हर कंपनी एक ऑथराइज्ड पर्सन को क्या कर देती है? इस बात की अथॉरिटी दे देती है कि भाई आप मेरे नाम की मोहर का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि सर कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन तो है, लेकिन इसको बनाता कौन है? ये भी बता दीजिए। तो इसे बनाती है कंपनीज एक्ट 2013। तो सर क्या कंपनीज एक्ट 2013 ही है? नहीं। कोई भी कंपनी अधिनियम जो 2013 या पूर्व में कार्यरत रहा है, जैसे 1956 या और भी, ठीक है, आने वाले समय में जितने भी कंपनीज एक्ट रहे हैं सभी आपको मैं बता दूंगा। क्लियर हो गई ये वाली बात? तो कुल मिलाकर के अगर इसको शॉर्ट में समझा जाए तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कंपनी का मतलब क्या है? जो इनकॉर्पोरेटेड है, किसमें? एक्ट के अंतर्गत, या तो 2013 या उसके पहले किसी भी कानूनी रूप में। ये किसमें का है? सेक्शन 220, ठीक है ना। इसमें दो लोग होते हैं, एक तो ऑनर जिन्हें शेयर होल्डर्स कहा जाता है। कंपनी की जो सारी कैपिटल होती है, पूंजी होती है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और उस हर एक पार्ट की एक वैल्यू डिटरमाइन कर दी जाती है। मान के चलिए एएम की कैपिटल, टोटल कैपिटल जो है वो 10 लाख रुपए है। अब इस 10 लाख रुपए को मैंने 1 लाख शेयर्स, 1 लाख पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई? 10 रुपए। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है शेयर प्राइस। क्या कहलाता है? शेयर प्राइस। और ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाता है नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स। अब इस 1 लाख में से मान के चलिए 90% या 95%, मतलब 95,000 शेयर्स की होल्डिंग मैंने ले रखी है और 5,000 जो शेयर्स हैं वो लगभग 10 लोगों ने लिए हुए हैं। तो ये जो 10 लोग हैं ये भी कंपनी के कौन कहलाएंगे? शेयर होल्डर कहलाएंगे। कौन कहलाएंगे? शेयर होल्डर। माने ये भी कंपनी के मालिक कहलाएंगे। कितने परसेंट के लिए? 5% के लिए, क्योंकि उनके पास 5% की होल्डिंग है और मेरे पास कितनी होल्डिंग है? 95।
तो मेरा क्राइटेरिया वहाँ पर ज़्यादा है, तो जिसके पास जितनी ज़्यादा शेयर होल्डिंग होगी वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बड़ा मालिक होगा। ठीक है, एक इसके बाद अगर हम इसके फीचर्स समझें तो 2-3 चीज़ें समझ में आ गई कि सर एक तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन सर ये इसलिए है, आर्टिफिशियल पर्सन सर ये इसलिए है क्योंकि इसको लॉ के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है इसको, लॉ के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा बनाया जाता है इसको, लॉ के द्वारा। ठीक है, दूसरा सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है कि इसके जो मेंबर्स होते हैं वो इसकी ओनरशिप से अलग होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कंपनी अपने सदस्यों से अलग पहचान प्राप्त करती है। मेंबर्स अलग हैं, कंपनी अलग है। टाटा अलग है, रतन टाटा जी अलग हैं। लेंसकार्ट अलग है, पीयूष जी अलग हैं, है ना। MBA चाय वाला अलग है, प्रफुल्ल बिल्लोरे अलग है ना। तो कंपनी अलग है और कंपनी के जो सदस्य हैं माने जो उसके ऑनर्स हैं वो अलग हैं। क्लियर है। फॉर्मेशन कैसे होता है ये अभी हमने डिस्कस किया था। इसके लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। पहली बात, एक प्रोसेस होता है लीगल प्रोसेस, कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं हमें उस लीगल प्रोसेस और रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, और तब जा करके कोई भी कंपनी अपनी फंक्शनिंग शुरू कर पाती है। अब ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया जिसे पार्षद सीमा नियम कहते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गया जिसको पार्षद अंतर नियम कहते हैं। कुछ को छूट भी है इसमें, क्या है चीज़ें वो हम बाद में पढ़ेंगे। हालांकि मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ, बट कभी आगे डिस्कस करना हुआ जब जो अकाउंटेंसी वाला हमारा प्लेलिस्ट है आप जब उसमें जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, है ना। बाकी जब कभी आगे हम इसको डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा इसको। परपीचुअल सक्सेशन ये मैंने अभी बताया कि कंपनी पर किसी भी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंपनी केवल तभी बंद होगी जब स्पेसिफिक पर प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा उसके क्लोजर, उसके बंद होने के लिए, जिसको हम वाइंडिंग अप कहते हैं। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो जो आपकी कंपनी है वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो एक प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेस होता है आप उसको पूरा करें, और वो भी कानून के दायरे में रहकर। कंट्रोल किसका होता है, डायरेक्टर्स का होता है। कितने डायरेक्टर्स होते हैं ये हम अभी आज ही की क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। इसका मतलब क्या है कि जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो डायरेक्टली अकाउंटेबल हैं। किसके लिए, शेयर होल्डर्स के लिए। अब सवाल ये है कि शेयर होल्डर्स क्यों नहीं है सर। मान के चलिए किसी एक फर्म में 1000 शेयर होल्डर्स हैं। अब ये 1000 लोग फर्म में तो उपस्थित हो नहीं सकते, तो ये क्या करते हैं, ये कुछ लोगों का एक समूह बना लेते हैं, ये कुछ लोगों का चुनाव कर लेते हैं। मान के चलिए एक पब्लिक कंपनी है और 3 लोगों का चुनाव किया गया और इन्हें जिम्मेदारी दे दी गई कि आप हम लोगों के स्थान पर कौन रहेगा कंपनी में, ये 3 लोग रहेंगे और ये कंपनी की सारी फंक्शनिंग पर काम करेंगे। तो इसीलिए ये जो डायरेक्टर्स होते हैं ये प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होते हैं प्रत्येक कार्य के लिए। किसके प्रति, शेयर होल्डर्स के प्रति, क्योंकि शेयर होल्डर्स कौन है, वास्तविक मालिक है कंपनी के। क्लियर है। लायबिलिटी, देखिए कहीं पर कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप मेरे से सीधा जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं, वरना तो आप कमेंट कर सकते हैं, वरना आपको मैं लास्ट में मेल एड्रेस दे दूंगा, वहाँ पर आप लिख भी सकते हैं। क्या कहानी है लायबिलिटी की। देखिए लायबिलिटी का मतलब मैं इसको आसान भाषा में, सरल भाषा में एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं अधिगम मंत्रा का मालिक हूँ, मैंने 10 लाख रुपया लगाया हुआ है ना, मेरी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है, ठीक। अब मैंने लोन लिया है 15 लाख का। कितने का लोन लिया है, 15 लाख का। 10 लाख वहाँ से हो गया, 3 लाख का चुनाव हो गया, क्या कहते हैं, प्रॉफिट हो गया। 13 लाख रुपए बैंक वाले ने ले लिए। धंधा अच्छा नहीं चला, डूब गई कंपनी, बर्बाद हो गई। अब बैंक वाले मेरे पास आए कि साहब 2 लाख रुपए का पेमेंट कैसे करेंगे। मैंने कहा मेरी लायबिलिटी कैसी है, लिमिटेड है। फर्म की एसेट ये रही, बेच बाच करके जितना बनता है उतना ले लो, मेरे घर से 1 रुपया नहीं जाने का। तो जब आपकी पर्सनल एसेट सिक्योर हो जाती है उसको कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी, और जहाँ पर आपकी पर्सनल एसेट्स इन्वॉल्व हो जाती हैं आपके डेप्ट पे करने के लिए उसको कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्लियर हो गई ये वाली बात।
इसके बाद आता है कॉमन सील। ये अभी हमने डिस्कस किया था कि हर कंपनी की अपनी एक कॉमन सील होती है, या उसको हम ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी भी कह सकते हैं, ठीक है, आधिकारिक हस्ताक्षर। क्लियर है। इसके बाद आता है रिस्क बेयरिंग। रिस्क बेयरिंग का मतलब क्या है? मान के चलिए फर्म को नुकसान हुआ, जैसे अभी यहां पर हमने डिस्कस किया था कि भाई कितने लोग हैं, 1000 लोग हैं, फर्म को नुकसान हुआ 5 लाख का। कितने का नुकसान हुआ? 5 लाख का। अब यहां पर कितने लोग हैं? 1000 लोग हैं। 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, पर हेड कितना रुपया पड़ा? अब बताओ, कहा तो 5 लाख रुपए की एक बहुत बड़ी अमाउंट लग रही थी, और अब कितनी लग रही है? 500 रुपये बात लग रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो रिस्क है वो क्या हो गया? शेयर हो गया। क्या हो गया? शेयर हो गया। क्लियर है? रिस्क बेयरिंग। इसके बाद कुछ मैरिट्स भी हैं, जैसे लिमिटेड लाइबिलिटी, ये भी हमने डिस्कस किया था, ये इसका एक फ़ायदा है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, भाई मुझे लग रहा है कि मैं कंपनी में कंटिन्यू नहीं रह सकता, मैंने अपने जो शेयर्स हैं वो मैंने अपने फ्रेंड को, रिलेटिव को, कलीग्स को, किसी को भी, है ना, अपनी फियांसे को, वाइफ को, बेटे को, हस्बैंड को, किसी को भी दे सकते हैं, है ना। तो इंटरेस्ट को क्या करना? ट्रांसफ़र करना। ये किसका बड़ा एडवांटेज है ना। इसके बाद आता है परपिचुअल एक्सिस्टेंस। ये भी हमने पढ़ा है, भी कई बार आ चुका है, तो ये इसके फीचर भी है, मेरिट भी है, डेफिनेशन भी है, सभी कुछ है। तो स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, विस्तार की गुंजाइश कैसे होती है वो समझते हैं। देखिए, जब कोई भी इन्वेस्टर कंपनी में इन्वेस्ट करता है ना, तो वो किसके बेसिस पर करता है? वो सोचता है कि यार मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड है, अगर कल को कंपनी में कोई दिक्कत भी हो गई तो जितना पैसा मैंने लगा रखा है खाली वहीं तक जाएगा। अब कई बार बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है। कन्फ्यूज़न क्या होता है मैं बताता हूँ। मैंने कंपनी के 10 शेयर लिए, एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपीज़। इन 100 में से मैंने कंपनी को 80 रुपीज़ का पेमेंट किया। कंपनी के पास कितने चले गए? सर 800 रुपये। अब मुझे कंपनी को कितने और पेमेंट करना है? सर 200 रुपये, क्योंकि 20 का पेमेंट नहीं किया है। तो ये तो कंपनी के पास चले गए, हाँ जी। अब कितने और जाने हैं? सर 200। अब कंपनी को कितना भी नुकसान हो, कुछ भी हो, मेरा दायित्व केवल कितने रुपए पर बनेगा? 200 रुपये पर। यही इसका मेरिट है, और यही लिमिटेड लाइबिलिटी कहलाती है। क्लियर बात ये वाली। इसके बाद आता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो बड़ा एक्सपर्ट होता है। डिफरेंट काइंड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग तरह की सिचुएशंस होती हैं। टेक्नोलॉजी है, कॉर्पोरेट है, फॉरेन ट्रेड है, फॉरेन एक्सचेंज है, इकोनॉमी है, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो मल्टीमीडिया टास्कर्स हैं, या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, या नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। देर आर मेनी फील्ड्स वेयर वी रिक्वायर्ड द एक्सपर्ट पीपल्स, द एक्सपर्ट एम्प्लॉयज। तो कंपनी के पास इतना बजट भी होता है कि वो उनको अफोर्ड कर सकती है, राइट। तो कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है? प्रोफेशनल होता है ना। क्या होता है? लीड्स टू डिवीजन ऑफ वर्क, ईच डिपार्टमेंट डील्स विद अ पर्टिकुलर एक्टिविटी एंड इज हेडेड बाय एन एक्सपर्ट। कंपनी का जो संचालन होता है वो विभाजन की ओर जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होता है, और प्रत्येक विभाग की एक विशेष गतिविधि से संबंधित होता है, और जिसका नेतृत्व कौन करता है? एक विशेषज्ञ के द्वारा किया जाता है। क्लियर। लिमिटेशन क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। भाई साहब, देयर आर सो मेनी लीगल फॉर्मेलिटीज़, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिन्हें आपको करना होता है। अभी एक बार मैं अभी जब नोट्स वगैरह बनाते हैं तो जैसे एक्ट वगैरह पढ़ना पड़ता है, तो वहाँ पर जो प्रोसेस लिखा हुआ था, मतलब आप लोग पढ़ना, टू कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इसीलिए एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, एफर्ट्स चाहिए, एक्सटेंसिव नॉलेज चाहिए, लीगल रिक्वायरमेंट्स चाहिए, प्रोसीजर्स बहुत इन्वॉल्व है, टू मच कॉम्प्लेक्सिटीज देयर, है ना। लैक ऑफ सीक्रेसी। अब यार एक बात बताओ, तुम्हारी फर्म में 1000 लोग हैं, तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिकली जा रहे हैं, सारी स्ट्रेटेजीज को तुम्हें पब्लिक में बताना पड़ रहा है कि भाई क्या कर रहे हो, पैसा कहाँ लगा रहे हो, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, सीक्रेट क्या ही रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा।
तो कंपनी में कभी सीक्रेसी नहीं पाई जाती, माने गोपनीयता नहीं रह सकती, है ना। इसके बाद क्या आता है, न्यूमरियस रेगुलेशंस, गवर्नमेंट की बात सुननी है पहली बात, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात सुननी है दूसरी चीज़, और बहुत सारी एजेंसीज हैं जिनकी बात सुननी होती है, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, और बहुत सारे क्या होते हैं सर्टिफिकेशंस हम लोगों को क्या करने पड़ते हैं, लेने पड़ते हैं अलग अलग सोसाइटीज़ से कह सकते हो, या जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे ले सकते हो। जैसे आपको सिक्योरिटी इशू करनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टॉक एक्सचेंज में अपने आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर कितने शेयर्स आप इशू कर रहे हो उसकी परमिशन आपको सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से लेनी पड़ेगी, फिर उनको लिस्ट करना पड़ेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी, तब जा करके आप अपना IPO क्रिएट कर सकते हो। समझ रहे हो, कोई भी फंक्शनिंग इतनी आसान नहीं होती है, बहुत सारे जो है नियम होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, ठीक है ना। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, रिपोर्ट्स फाइल करनी होती है, वोटिंग्स करानी होती है मेंबर्स के बीच में, ऑडिट कराना होता है ना। बहुत सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको ऑब्टेन करना पड़ता है अलग अलग एजेंसियों से, जैसे सेबी हो गया, बहुत कॉम्प्लेक्स है ना। तो ये एक चीज़ है। डिले इन डिसीजन मेकिंग, यार इतने सारे लोग हैं, कैसे तुरंत डिसीजन लिया जा सकता है, नहीं ना। तो कम्युनिकेशन एज वेल एज अप्रूवल फॉर वेरियस प्रपोजल में कॉज डिले, तो जो विभिन्न प्रस्तावों के संचार और अनुमोदन के कारण न केवल निर्णय लेने में बल्कि उन पर कार्रवाई करने में भी देरी हो सकती है। या आप पहले मीटिंग बुलाओगे, मीटिंग बुलाने के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा, कॉल इन द सेंस आपको लेटर इशू करना पड़ेगा, कम से कम 21 दिन पहले आपको लेटर इशू करना पड़ेगा। उसके बाद इन्फॉर्मेशन देनी, वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे जाएगी, फिर लोग आएंगे, फिर उनके सामने प्रस्ताव रखा जाएगा, उस पर डिबेट होगी, उस पर वोटिंग होगी, फिर उस पर बहस होगी, फिर उस पर बहुत सारे लोगों को मनाना भी पड़ेगा, तब जा कर के वो सारी चीज़ें होती हैं, है ना। बहुत कुछ है कंपनी के अंदर पढ़ने के लिए। कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटरेस्ट, अब जैसे मीटिंग चल रही है, एक बहुत मुद्दा रखा गया कि भाई क्या हम इसको कर सकते हैं, क्या हम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट चाहते हैं। अब कुछ कह रहे हैं कि भाई ये कंपनी के लिए अच्छा है, ग्रोथ है, और कुछ कह रहे हैं कि अभी तो कंपनी अपना प्रोडक्ट नहीं संभाल पा रही है। समझ रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है स्टेक होल्डर्स का, ठीक है ना। ऑलिगार्किक मैनेजमेंट, ऑलिगार्किक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो मैंने भी तुम लोगों को बताया कि भाई मेरे पास कितने % की शेयर होल्डिंग है, 95, बाकी 10 लोगों के पास कितने की 5 की, फर्म में चलेगी किसकी, मेरी चलेगी। इसी को कहा जाता है कुलीन तंत्र। मैं सर्वोपरि, मैं सबसे ऊपर हूँ, 95% शेयर होल्डिंग किसकी है, मेरी है, रहना है रहो, नहीं रहना भागो यहाँ से, मेरी चलेगी ना। बात समझ में आ गई, सिंपल की सी कहानी है, इसमें क्या ही टेंशन है। छोटा सा एक इसका वो ले लेते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज में, कि भाई कंपनीज के 2 टाइप आज हम पढ़ने वाले हैं, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, जैसे पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने होते हैं, 7 होते हैं। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने होते हैं, 7 होते हैं, मैक्सिमम अनलिमिटेड। प्राइवेट में मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। क्लियर है, 50, 100, 200, 500 कुछ नहीं, सीधा सीधा 200। मिनिमम 3 डायरेक्टर होते हैं, मिनिमम 2 डायरेक्टर होते हैं, मैक्सिमम दोनों में 15 होते हैं। याद करने का टेंशन ही खत्म। मिनिमम 3 पब्लिक में ज़्यादा होने चाहिए और प्राइवेट में 2 होते हैं, बाकी मैक्सिमम दोनों। इंडेक्स ऑफ मेंबर्स की सूची बनाना पब्लिक कंपनी के लिए आवश्यक है, इसके लिए आवश्यक नहीं है। पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को या अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर सकती है इजीली, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है, यहाँ पर एक चीज़ आती है कि क्या प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकती है। इट इज़ अ रेस्ट्रिक्शंस और इट इज़ अ प्रोहिबिटेड बाय द लॉ। सो देर इज़ अ रेस्ट्रिक्शंस, राइट, दैट देर इज़ नॉट अ प्रोहिबिट। दोनों में अंतर बताता हूँ, 1 मिनट दीजिए। ये जनरल लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। स्मोकिंग इज रिस्ट्रिक्टेड इन दिस जोन, यहाँ पर आप स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर आपको कोई एक ऐसी जगह बनी हुई है जहाँ पर स्मोकिंग जोन बना हुआ है। स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड इन दिस बिल्डिंग, इसका मतलब आप वहाँ पर कर ही नहीं सकते, कहीं पे भी नहीं कर सकते।
बाकी अगर आप वॉशरूम वगैरह में भी जैसे जाते हैं, बहुत सारे लोग स्मोक करने के लिए लग जाते हैं, तो वहाँ पे फायर अलार्म्स होते हैं। जैसे ही स्मोक करेंगे, स्मोक जाएगा, उससे टच होगा, वो अलार्म जो बज जाता है, ऐसा कुछ सिस्टम होता है। तो रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि कुछ कानूनी बाधाएं लगी हुई हैं, उनको पूरा करने के बाद आप कर सकते हो, मतलब कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को मान लो, हो जाएगा। प्रोहिबिटेड का मतलब होता है कि आप कर ही नहीं सकते, आपको रोक दिया गया उसको करने के लिए, ठीक है। इन्विटेशन और टू एम्प्लॉय, जाहिर सी बात है पब्लिक कंपनी कर सकती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है ना। सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन का पब्लिक कंपनी के लिए रिक्वायर्ड होता है, प्राइवेट कंपनी तो जब चाहे अपना व्यापार रजिस्टर्ड कराया और अपना लग गई बिजनेस करने। डॉक्यूमेंट दो तरह के प्रिपेयर किया जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमानियम और पार्षद अंतर्नियम। अगर पब्लिक कंपनी पार्षद अंतर्नियम तैयार नहीं कर पाई है तो उसको टेबल एफ बनाना पड़ेगा, लेकिन केवल कुछ समय के लिए, बाद में उसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना ही पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट कंपनी के लिए एक ऑप्शन है कि वो चाहे तो बना सकती है, वरना उसका टेबल एफ से भी काम चल जाएगा, उसके लिए ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आज हम लोगों ने कंपनीज के बारे में जाना पड़ा, ठीक है। और आपको इससे ज़्यादा डेप्थ में मैं पहले करा चुका हूँ, ये तो बेसिक सा था बहुत, इनके बारे में आप जानते भी होंगे, तो आप प्रीवियस वाला जो वीडियो है वो देखिए, ठीक है। संभव हुआ तो ढूंढ करके मैं ही उसको जो है कमेंट बॉक्स में उसको डाल दूंगा, ताकि आप इजीली वहाँ से कनेक्ट हो सके, या मैं उसको कार्ड पर लगा दूंगा, मैं यही करूँगा, मैं उसको कार्ड पर या वीडियो के एंड में लगा दूंगा ढूंढ के, है ना, ठीक है। और बाकी जो भी चीज़ कंपनी से रिलेटेड बच रही होगी ना, तो वो मैं आपको करा दूंगा। देखो न्यूमेरिकल्स जब हमने किए थे ना, हमने बहुत सारी चीज़ें करी थी, जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं उन्होंने तो नोट्स भी बना रखे हैं, है ना। तो अगर आपको कहीं पर भी कोई वेरिएशन लगता है या कोई भी चीज़ लगती है ना, ठीक है, तो आप मुझे मेरा जो मेल एड्रेस है वो लिखा हुआ है adhigamamantra@gmail.com। बाकी आप मुझे कमेंट में भी कर सकते हो। बाकी अगर आपको ग्रुप डिस्कशन करना है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं, तो वहाँ से भी आप अटैच हो सकते हो, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी हमारे सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे आप जुड़ जाइए। वीडियो कैसा लगा मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करो, उसी से मुझे पता चलता है कि मेरा वीडियो कैसा जा रहा है, कंटेंट कैसा जा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि वीडियो को लाइक करो, ताकि मुझे पता चले कि अभी आप लोग पसंद कर रहे हो। चैनल को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका एडवांटेज मिल सके, इसका बेनिफिट मिल सके। आप ही लोग हो जो इसको आगे बढ़ा सकते हो, है ना, और आप ही लोग हो जो इसको रोक भी सकते हो। तो कुल मिलाकर के आपके हाथ में, अगर आपको लगता है जेन्युइनली दैट आई एम डूइंग माई एफर्ट इन वेल, है ना, मैं अपने अच्छे एफर्ट कर रहा हूँ, अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ, है ना, तो आप शेयर्स कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सके। अगर आप समझ पा रहे हैं और अगर आपको एक अच्छा कंटेंट और मटेरियल यूट्यूब पर मिल रहा है अधिगम मंत्रा के प्लेटफॉर्म पर, तो ठीक है। बाकी तो मुझे नहीं लगता है कि अधिगम मंत्रा के अलावा ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जिसने स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक सारे के सारे वीडियोज़ जो हैं इतने डेप्थ में और इतने डेप्थ डिस्कशन के साथ, वो भी पीजीटी कॉमर्स लेवल के डाले हुए हैं। कुछ कुछ मिल जाएंगे डेमोज वीडियोस तो आपको और प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे, लेकिन फुल फ्लैग कोर्स आपको देने वाला केवल और केवल अधिगम मंत्रा है, राइट। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।